आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपको भारत में रील्स वाले अतिक्रमण के बारे में बताएंगे। आपने सड़कों पर कई तरह के अतिक्रमण देखे होंगे, जिनमें लोग सड़कों और फुटपाथों पर दुकान लगा लेते हैं, अपनी रेहड़ियां लगा लेते हैं। लेकिन आजकल सड़कों पर एक दूसरी तरह का अतिक्रमण चल रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में लगभग 8 करोड़ युवा इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े बड़े देश बूढ़े हो रहे हैं, वहां काम करने के लिए युवा बचे नहीं हैं, और हम ये सोचकर खुश होते रहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उस देश के करोड़ों युवा अपनी उम्र के सबसे प्रोडक्टिव दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं। और जो समय उन्हें देश के लिए देना चाहिए था, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर बनाने के लिए देना चाहिए था, उस समय को वो अपनी नकली लोकप्रियता हासिल करने में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज ये विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी युवा हैं या जो युवा दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें भी हमारा ये विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। और ये विश्लेषण हम क्यों कर रहे हैं, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में आपने देश की सड़कों पर अलग अलग युवाओं को रील्स बनाते हुए देखा होगा। कोई गाड़ियों पर चढ़कर रील्स बना रहा है, कोई ट्रेन से लटकते हुए रील्स बना रहा है, कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टू व्हीलर पर तरह तरह के करतब दिखाकर रील्स बना रहा है, और फिर उनके जुर्माना पुलिस उनका कर रही है। कई बार उनकी जान तक चली जाती है, वो घायल हो जाते हैं। और इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेना, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लेना। यानी एक रील इस लड़की को 17,000 रुपए की पड़ी। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि ये लड़की बहुत सस्ते में छूट गई, क्योंकि इस जगह पर इसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और ये जो इस तरह की एलिवेटेड रोड्स हमारे देश में अब बन रही हैं, सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है, ये गाड़ियों के चलने के लिए है, ये रील्स बनाने के लिए नहीं है, ये शूटिंग करने के लिए नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक नए प्रकार का अतिक्रमण आजकल शुरू हो गया है, और यह है सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि रील्स बनाने के लिए किया जाता है। सड़क, हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन्स, नदियों पर बने पुल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। और यह भी एक तरह का डिजिटल अतिक्रमण है। सड़कों पर आजकल यह हो रहा है, ट्रेन्स के साथ इस तरह के ट्रेन में वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस बात को आप इस वीडियो से समझिए कि जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है, और इस वीडियो को लेकर भी पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि जिस बाइक पर यह लड़का और लड़की वीडियो बना रहे थे, वो बाइक चोरी की है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन इस लड़के ने चोर को सिर्फ 9,000 रुपए देकर यह बाइक खरीद ली, ताकि वो इस बाइक के जरिए अपने वीडियोस बना सके। और बाद में यह लड़का पकड़ा गया, अब यह पछता रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां लोगों की औसत आयु 28.7 वर्ष है, जबकि अमेरिका में जो उनकी पॉपुलेशन है, उसकी औसत आयु 38 साल है, रशिया की 40 साल है, कनाडा की 42 साल है, पश्चिमी यूरोप के देशों की औसत आयु 45 साल है, जापान में लोगों की औसत आयु 48 साल है। यानी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। और ये सोच सोचकर हम बड़े खुश होते रहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश तो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम जवान हैं, हमारे पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है। लेकिन देश के युवाओं की ऊर्जा रील्स बनाने में खर्च हो रही है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं। फिर से सुन लीजिए, 38 करोड़ युवा हैं 15 से 29 वर्ष के। ये वो समय होता है जब आपको अपना करियर बनाना होता है, आपके जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब आप अपना करियर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। और इस आयु वर्ग की इतनी बड़ी युवा आबादी इस समय पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। लेकिन ये करोड़ों युवा आज या तो इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों के एप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं, या फिर अगर रील्स नहीं बना रहे हैं तो घंटों तक इन रील्स और इन वीडियोस को देख रहे हैं। यानी या तो खुद कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट बनाते हैं, या फिर ये लोग उन्हें देख रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बाजार भारत है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, और वो दिन भर
अपने फोन पर ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे देश में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 32 मिनट इन्हीं ऐप्स पर वीडियोस और रील्स देखते हुए बिताता है। सोचिए, भारत के युवा हर दिन 2.5 घंटे इन्हीं रील्स में डूब जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि आज भारत राइस यानी चावल का उत्पादन करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राइस में तो हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन रील्स के उत्पादन और रील्स की खपत के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। आज भारत में लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, सोचिए 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या दूसरे ऐप्स पर अपने वीडियोस बनाते हैं। और इन युवाओं को हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। ये भी अपने आप को बहुत शौक से बताते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन एक दूसरा तथ्य यह है कि इन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो अपने वीडियोस बनाकर कुछ छोटा मोटा पैसा कमा पाते हैं। बाकी के 7 करोड़ 98 लाख 50 हजार लोगों को इन सारे रील्स के बनाने के बावजूद, वीडियोस बनाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, 1 पैसा नहीं मिलता। और जो बाकी करोड़ों युवा हैं वो भी सिर्फ इन वीडियोस को देखकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। भारत में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हर महीने की आमदनी 16,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। यानी जो बड़ी आबादी है वो सिर्फ वीडियोस देख रही है, या फिर अगर वीडियोस बना भी रही है तो उसे इससे कुछ हासिल नहीं होता। उनके कुछ हजार फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो एक नकली लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। भारत में अकेले सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 60 लाख रील्स बनाकर अपलोड की जाती है। देखिए, अकेले भारत में हर रोज इंस्टाग्राम पर 60 लाख रील्स बनती है और लोगों को लगता है कि ये कंपनियां उन्हें पैसा कमाने का एक मौका दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अब अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन जब उनके लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, व्यूज हो जाएंगे तो उन्हें इसका पैसा मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में यह पता चला कि इंस्टाग्राम ने अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स के माध्यम से दुनिया के 150 करोड़ यूजर्स को विज्ञापन दिखाए थे, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई हुई थी। हमारे देश में जजों का एक समूह, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, वही जजों की नियुक्ति करता है। आप भी सोचते होंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जज बनते कैसे हैं, जिस पर अब सरकार आपत्ति करने लगी है। लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर आपका सांसद या आपका विधायक ठीक काम नहीं करता तो आप उन्हें चुनाव में हरा सकते हैं, भ्रष्ट सरकारी अफसरों की शिकायत करके उन्हें बर्खास्त करा सकते हैं, उनका तबादला करा सकते हैं। लेकिन जजों की नियुक्ति और उनके खराब फैसलों की विवेचना करने वाला हमारे देश में अब कौन है? भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी ठीक यही सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जजों का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन जजों द्वारा जो फैसले किए जाते हैं उनके बारे में जनता के बीच राय जरूर बनती है। जजों को चुनाव नहीं लड़ना होता, लेकिन जनता उनके फैसलों के जरिए जजों के बारे में अपनी राय जरूर बनाती है। जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। कॉलेजियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सोसाइटी, लेकिन बाद में शब्द को रशियन भाषा द्वारा अपना लिया गया और इसे वहां कॉलेजिया कहा गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी जिसमें समान पेशे के लोग होते हैं और इन लोगों द्वारा सहमति से किसी निर्धारित विषय को लेकर कोई फैसला ले लिया जाता है। और भारत में अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो यही है। कॉलेजियम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा समूह जो अदालत के बाकी जजों की नियुक्ति करता है। इसे और आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स में जिन नए जजों की नियुक्ति की जाती है या उनका ट्रांसफर होता है या फिर किसी जज को प्रमोट किया जाता है, तो यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह कॉलेजियम करता है, और इस कॉलेजियम का मतलब होता है जजों का एक विशेष समूह। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल मिलाकर 6 जज होते हैं, और ये 6 जज तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और देश भर की हाई कोर्ट्स में किस जज की नियुक्ति होगी। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि अभी भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां जजों की नियुक्ति जजों द्वारा ही की जाती है, और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो खुद को लोकतंत्र और न्यायपालिका का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं, वहां भी ऐसा नहीं होता। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है, और यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा, और राष्ट्रपति को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करना होगा, और इसके बाद वो फैसला ले सकेंगे। इस अनुच्छेद की जो कॉपी है वो मैं भी आज आपके लिए लेकर आया हूं, और इसमें आप यहां देख पाएंगे कि संविधान में विचार विमर्श के लिए कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है। उसकी कॉपी में लेकर आया हूं, वो क्या कहती है। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the chief justice of India, the governor of the state, and in case of appointment of a judge other than the chief justice, the chief justice of the high court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in article 224। तो इसमें यह लिखा हुआ है। असल में 1981 से 1998 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत अहम फैसले दिए थे, जिन्हें जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें पहला केस वर्ष 1981 का है, जब सुप्रीम कोर्ट से संविधान में लिखे इसी कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या करने के लिए कहा गया कि भाई ये जो कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के बाद सरकार नियुक्त करेगी, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का मतलब कहीं से भी कॉन्करेंस यानी सहमति नहीं हो सकता। लेकिन 1993 के दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही इस पुरानी टिप्पणी को बदल दिया और कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पर सहमति लेनी होगी। यानी संविधान ने जिस व्यवस्था को विचार विमर्श तक सीमित बताया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श से आगे बढ़ाकर सहमति में बदल दिया, और वर्ष 1993 से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी हो गई। और इसीलिए बहुत सारे जज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान को ही हाईजैक कर लिया, क्योंकि इस फैसले से जो कॉलेजियम बना उसका जिक्र ना तो कहीं हमारे संविधान में है, ना ही भारत सरकार ने संसद में इसके लिए कोई कानून पास किया है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया, और इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का विस्तार होगा, और इसमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज भी होंगे। यानी जजों की नियुक्ति करने वाले इस पैनल में 5 सदस्य होंगे। 1993 से शुरू हुई इस व्यवस्था का 1998 में और विस्तार कर दिया गया, और कुछ वर्षों के बाद यह कॉलेजियम इतना मजबूत हो गया कि इससे न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलने के आरोप लगने लगे। वर्ष 2012 में भारत के लॉ कमीशन की 230वीं रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश की हाई कोर्ट्स में हर तीसरा जज किसी न किसी का अंकल है या किसी न किसी जज और वकीलों के परिवार का खास रिश्तेदार है। उदाहरण के लिए उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 47 जज थे, जिनमें से 16 जज ऐसे थे जिनके रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य उसी हाई कोर्ट में वकील था। यानी इन वकीलों के लिए ये जज नहीं बल्कि उनके अंकल थे। मतलब जिस तरह से हमारे देश में अक्सर कई बार लोग कहा करते हैं कि चचा विधायक है हमारे, ठीक वैसे ही कुछ वकील अदालतों में ये कहते हैं कि अंकल जज हैं हमारे। कहने का मतलब ये कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद बढ़ा, और खुद बहुत सारे जजों ने ऐसा कहा कि इस व्यवस्था से अदालतों में ऐसे जजों की नियुक्ति होने लगी जो किसी न किसी जज के रिश्तेदार थे या जिनके पिता या कोई और रिश्तेदार बड़े वकील थे। कॉलेजियम से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल मिलाकर 27 जज हैं, जबकि होने चाहिए 34 जज। इन 27 जजों में से कॉलेजियम में चीफ जस्टिस को मिलाकर 4 और सबसे वरिष्ठ जज होने चाहिए, लेकिन इस कॉलेजियम में 6 जज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉलेजियम में उस जज को भी रखा जाता है जिससे भविष्य में वरिष्ठता के आधार पर नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, और ये छठे जज होते हैं, और छठे जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब मुद्दा यह है कि कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार और राष्ट्रपति के लिए एक तरह से अनिवार्य होता है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो वो कॉलेजियम से यह आग्रह कर सकती है कि वो अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करे। लेकिन इसके बाद अगर कॉलेजियम की तरफ से फिर से पुनर्विचार के बाद भी उन्हीं नामों को जजों की नियुक्ति के लिए भेज दिया जाए तो पहले भेजे गए थे तो सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार को नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। सरकार के लिए इन नामों को मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य हो जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और ये कानून बनाने वाले भी खुद जज ही हैं। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार एक कानून लाई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ये कानून देश में एक ऐसा कमीशन यानी आयोग बनाने के लिए लाया गया जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कर सके, और यह आयोग कुल 6 सदस्यों का होता। इनमें कौन होते? इन 6 लोगों में इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, भारत सरकार के कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य होते। और इन 2 अन्य सदस्यों का चुनाव एक सिलेक्शन कमिटी द्वारा किया जाता जिसमें विपक्ष के लोग भी होते। और यह कानून 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। यानी यह कानून बनने के बाद भी किसी काम नहीं आया, और अब केंद्र सरकार यह चाहती है कि इस व्यवस्था में, कॉलेजियम वाली व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। तो जजों को कैसे हटाया जाता है? इसके लिए जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे सिद्ध करना आवश्यक होता है, और ऐसा तभी किया जाता है जब कोई जज संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता के दोषी पाए गए हों। लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों से उस जज के खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना जरूरी है। यानी संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति इस जज को हटा सकते हैं। भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव कभी भी संसद से पास नहीं हो पाया। यानी आज तक कभी भी महाभियोग प्रस्ताव लाकर किसी भी जज को नहीं हटाया जा सका है। अब हम गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का आपके लिए जल्दी से एक विश्लेषण करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शुरू से आखिर तक दुर्भावना की दुर्गंध है, लेकिन हमारे देश का एक वर्ग इस पर तालियां भी बजा रहा है। यह वो मानसिक गुलामी है जिसे भारत के कुछ लोग आज भी आजाद जिससे होना नहीं चाहते, और वो आज भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए अंग्रेजी संस्थाओं के पास जाते हैं। बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को नाम दिया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और बीबीसी का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जो उसने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद ये पहली ऐसी रिपोर्ट भी है जो कभी प्रकाशित या सार्वजनिक हुई ही नहीं, और भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के वीडियो लिंक को सोशल मीडिया से हटवा दिया है। और सोचिए, जब सरकार ने इसे बैन कर दिया तो इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसके बाद यह डॉक्यूमेंट्री शायद प्रतिबंधित हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारत में एक खास वर्ग द्वारा देश के छात्रों को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाने की होड़ लग गई है।